हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीपाल अकेडमी। आज की ये वीडियो एग्जाम एस्पिरल हिस्ट्री की 5वीं वीडियो है। इसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप ये देख पाएँ, फॉर CGL CHSL एक सेकंड फॉर CGL CHSL GD MTS UPSI कांस्टेबल यूपी लेखपाल ETC सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। और आप इस वीडियो की जो PDF है, इस वीडियो को अपलोड होने के तुरंत बाद हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम है पीपाल अकेडमी, PPALACADEMY। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। चलो शुरू करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी, आज इसको पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले आपको हम ये बता दें, इसके में हमारे पास सोर्स क्या है, हमारे पास स्रोत क्या है इसे पढ़ने के। तो इसके सोर्स है हमारे पास जो चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद एक इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज की, हमें उससे जानकारी मिलती है। उसके अलावा हमें कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, त्रिपिटक, जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो उसके स्रोत हो गए मौर्य साम्राज्य के। हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके अलावा कुछ अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख है, उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो चलो अब इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आप देख पाएं, पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसमें चंद्रगुप्त की सहायता की थी चाणक्य ने। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसके बाद इनके एक पुत्र हुए हैं बिंदुसार, जिन्होंने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और ये जो मेगास्थनीज है, ये यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे एक संधि के अंतर्गत भारत भेजा गया था। तो संधि कैसे हुई थी? संधि ऐसे हुई थी, सेल्यूकस निकेटर ने राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व में, मैं लिख दे रहा हूँ, 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत के राजा हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो इसमें क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया, तो उसमें एक संधि हुई। इस संधि में मेगास्थनीज को भारत भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यहाँ आके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के 3 नाम हैं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो ये 3 नाम हो गए कौटिल्य के। उसके बाद आता है नीतिसार। ये नीतिसार जो पुस्तक है, ये किसने लिखी है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये लिखी है मुद्राराक्षस, अगर आए मुद्राराक्षस, ये लिखी है विशाख दत्त ने। अगर नीतिसार की बात आए तो नीतिसार लिखी है कामंदकीय ने। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नीतिसार, कामंदकीय, इन्होंने लिखी है नीतिसार। अर्थशास्त्र में बता दिया कौटिल्य ने, मुद्राराक्षस विशाख दत्त ने। इंडिका अगर आ जाए, ये लिखी है मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या असत्य है? एक ही बात है। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, सही है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, सही है। सौराष्ट्र, अब बात आई सौराष्ट्र। ये जो सौराष्ट्र है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये सौराष्ट्र है, ये पड़ता है हमारा सौराष्ट्र, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ये पड़ता है हमारा गुजरात में। सौराष्ट्र पड़ता है गुजरात में। इसके दक्षिण में पड़ता है कच्छ का रण। उसके बाद ये, अर्थात ये भी ऑप्शन सही है। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए थे, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म के जैन भिक्षु भद्रबाहु से जैन दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में, ये श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। ये जो कर्नाटक का एक जिला है हासन, उस जिले में पड़ता है श्रवणबेलगोला। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण दोहन कर दिए थे। उसके बाद आता है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही है। इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में।
अब बात आती है कलिंग ने, अशोक ने शासन कब से कब तक किया, तो अशोक ने शासन किया 269 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक, 232 ईसा पूर्व, जो कि पूरे मौर्य साम्राज्य में सबसे ज़्यादा शासन किया अशोक ने। अशोक से ज़्यादा मौर्य साम्राज्य में किसी से शासन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। इन्होंने पढ़ा था 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में, अर्थात एडी। अगर बात आई अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले देखा किसने था, खोजा किसने था, तो वो थे पेंट्रेटी पेंथिलर। इन्होंने खोजा था 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में इन्होंने इनके शिलालेखों को खोजा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। अब बात आती है कि उसके 9वें शिलालेख में क्या मिलता है? कुछ आडंबरों की यहाँ निंदा की जाती है, उसके बाद कुछ शिष्टाचार हैं उनका हमें व्याख्यान मिलता है। उसके बाद आता है 10वां, हमें इस 10वें में क्या मिलता है? ख्याति एवं गौरव की निंदा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ख्याति एवं गौरव की निंदा। ख्याति एवं गौरव की निंदा मिलती है हमें 10वें शिलालेख में। अब बात आती है 11वें शिलालेख में हमें क्या मिलता है? तो हमें भाई 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या दी गई है। अब धम्म ये क्या है? जो धम्म है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने बताया था बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न है, बौद्ध धम्म और संघ। बुद्ध कोमा धम्म कोमा संघ। अगर किसी ने बौद्ध कथा सुनी हो तो उसमें बार बार बुलवाते हैं वो लोग, बौद्धम शरणम गच्छामि या धम्मम शरणम गच्छामि या संघम शरणम गच्छामि, ये बुलवाते हैं वो लोग। तो ये हो गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस शिलालेख में, लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? अशोक के मास की शिलालेख में उसके 2 नाम मिलते हैं, अशोक और बुद्ध शाक्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशोक का कौन सा अभिलेख शाहवाज 2 भाषाओं ग्रीक और अरामीक में प्राप्त होता है? तो एक अभिलेख है सर एक कुना, ये अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त होता है, ग्रीक और अरामीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया तो था। अब बात आती है ये सांची का स्तूप है वर्तमान में कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं सांची का स्तूप वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, उसमें स्थित है स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण हुआ यहीं पे है, रायसेन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्णन 7 भागों में किया। मैं उस वो 7 भाग बता रहा हूँ आपको कौन कौन से हैं। वो भाग हैं, पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक और चौथा है कारीगर, 5वां है योद्धा और छठा है निरीक्षक और 7वां है सभासद। इसमें दास प्रथा के प्रचलन का उल्लेख नहीं किया गया। मुझे नहीं लगता कि कोई लेखक किसी राजा के दरबार में रह के उसकी बुराइयों का बखान कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। धम्म का मतलब क्या? धम्म का मतलब होता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, तो अशोक ने ये बहुत किया था अपने शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ये ऑप्शन सही है। अब बात आती है महेंद्र एवं संघमित्रा कौन थे? तो मैं बता दूं महेंद्र एवं संघमित्रा अशोक के पुत्र एवं पुत्री थे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है, पटना बोलते हैं इसे, वो बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी, अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलो वादसत्व नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, मतलब कोई भी कथन गलत नहीं है, सही है सब। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में विष्टि कहा जाता निःशुल्क श्रम को। जैसे अगर कोई राजा है, उसने किसी से काम करवाया और अगर उसे पैसे नहीं दिए तो उसे हम बोलेंगे विष्टि या निःशुल्क श्रम। निःशुल्क श्रम हम आज बोलते हैं और मौर्य काल में उसे बोलते थे हम विष्टि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिका किसकी रचना है? मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिका है वो मेगास्थनीज की रचना है। चाणक्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य और विष्णुगुप्त तो एक ही नाम है। इनकी रचना कौन सी है? इनकी है अर्थशास्त्र। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने सिर्फ 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़े।
आगे लेके आएंगे इसका अगला पार्ट इस सीरीज का, जिसमें हम पढ़ेंगे राजपूत वंश के बारे में। जो राजपूत वंश है वो प्राचीन भारत का सबसे बड़ा वंश है। उसके बाद प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।